पारिस्थितिकी पर्यावरण के संदर्भ में जो प्रैक्टिस सेट हम लोग आज करेंगे वो मुख्यतः वायु प्रदूषण से संबंधित प्रैक्टिस सेट है। कुछ प्रश्न वायु प्रदूषण से संबंधित इसमें हैं, तो उन प्रश्नों को हम लोग देख लें। पहला है, पारा प्रदूषण के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पारा प्रदूषण के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, स्वर्ण खनन गतिविधि विश्व में पारा प्रदूषण का स्रोत है। दूसरा कथन है, कोयला आधारित ऊष्मीय शक्ति संयंत्र से पारा प्रदूषण होता है। तीसरा है, पारा के संपर्क में आने का कोई ज्ञात सुरक्षा स्तर नहीं है। तो इसमें कौन से कथन सही है उसको बताना है। पहला जो कथन है वो है, स्वर्ण खनन गतिविधि विश्व में पारा प्रदूषण का स्रोत है। यह कथन बिल्कुल सही है, क्योंकि स्वर्ण निष्कर्षण की प्रक्रिया में पारे का इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा, कोयला आधारित ऊष्मीय शक्ति संयंत्र से पारा प्रदूषण होता है। तो विद्युत उत्पादन हेतु कोयले का दहन किया जाता है, तो कोयले में उपस्थित पारे की अल्प मात्रा पारा उत्सर्जन के रूप में वायुमंडल में जाती है। तो यह भी कथन सही है। तीसरा, पारे के संपर्क में आने का कोई ज्ञात सुरक्षा स्तर नहीं है, यानी पारे से बचने का कोई सटीक सुरक्षा कवच अभी नहीं बना है। तो ये तीनों कथन सही है। तो उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो उपयुक्त में से सभी तीनों सही हैं। उपयुक्त में से सभी तीनों सही हैं। अब यह जो पारा है, पारे से जो रोग होते हैं, पारे से जो एक बहुत ही कुख्यात रोग है मीनामाता रोग जो है, ये जापान में सबसे पहले ज्ञात हुआ था और वहाँ के एक शहर मिनीमाता पे इसका नाम पड़ा। तो मिनीमाता रोग पारा से ही होता है। मीनामाता रोग पारा से होता है। इससे एक और रोग होता है, एक्रोडीनिया, जिसे गुलाबी रोग भी कहा जाता है। इसे गुलाबी रोग भी कहा जाता है। इसे गुलाबी रोग भी, एक्रोडीनिया को गुलाबी रोग भी कहा जाता है। पारा जिन शरीर के जिन अंगों पर दुष्प्रभाव डालता है वो तंत्रिका तंत्र पर यह सर्वाधिक दुष्प्रभाव डालता है। दूसरा प्रश्न है, प्रकाश रासायनिक ध्रुव कोहरे के बनने के समय निम्न में से कौन सा एक उत्पन्न होता है? मुख्यतः जो प्रकाश रासायनिक ध्रुव कोहरा है, इसका प्रमुख कारण है नाइट्रोजन ऑक्साइड। नाइट्रोजन ऑक्साइड प्रकाश रासायनिक ध्रुव कोहरे का सबसे प्रमुख कारण है। प्रकाश रासायनिक ध्रुव कोहरे का मतलब है प्रकाश के साथ जो रासायनिक क्रिया होती हैं, विशेषकर नाइट्रोजन ऑक्साइड की, उससे जो चीज़ें बनती है, जैसे ओजोन बनता है या पैराक्सिल एसिटिल नाइट्रेट बनता है, तो ये एक कोहरा बनाते हैं, एक ध्रुव कोहरा बनाते हैं। मुख्यतः यह एक वायु प्रदूषण की अवस्था है, जिसमें गाड़ियों और औद्योगिक कारखानों से निकले धुएं में उपस्थित नाइट्रोजन ऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैसें सूर्य के प्रकाश में हाइड्रोकार्बन के साथ अभिक्रिया करके कई सारे द्वितीयक प्रदूषक को जन्म देती हैं, जिसमें ओजोन है। यह प्रकाश, सूर्य के प्रकाश से नाइट्रोजन ऑक्साइड की जो क्रिया होती है, उससे ओजोन बनता है, फॉर्मेल्डिहाइड बनता है, पैन बनता है, पैराक्सिल एसिटल नाइट्रेट बनता है। दरअसल जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, यह जो है भूरे रंग की तीखी गैस है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भूरे रंग की तीखी गैस है। यह सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करके नाइट्रिक ऑक्साइड और नवजात ऑक्सीजन के एक एक अणु बनाती है, और नवजात ऑक्सीजन बहुत ही क्रियाशील है। यह ऑक्सीजन के एक अणु से मिलकर ओजोन बनाता है, और ओजोन पत्तियों के खुले रंध्रों में प्रवेश करता है और वहां से ऑक्सीजन पाकर यह ऑक्सीजन मुक्त मूलक बनाता है, पैराक्सिल मूलक बनाता है। ठीक। तीसरा प्रश्न है, धुओं में आंखों को प्रभावित करने वाला कौन सा शक्तिशाली उत्तेज्य है? धुओं में आंखों को प्रभावित करने वाला कौन सा शक्तिशाली उत्तेज्य है? तो धुओं में आंखों को प्रभावित करने वाला जो शक्तिशाली उत्तेज्य है वो है पैराक्सिल
एसिटिल नाइट्रेट। यह प्रकाश रासायनिक धुएं में उपस्थित एक द्वितीयक प्रदूषक है। यह द्वितीयक प्रदूषक है, जैसे कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ने सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ओजोन फॉर्मेल्डिहाइड पैन ये बनाया, तो ओजोन फॉर्मेल्डिहाइड पैन ये सब द्वितीयक प्रदूषक हैं जो आंखों में जलन तथा उत्तेजना उत्पन्न करते हैं। ठीक। अगला, सामान्य स्थितियों में वातावरण में प्रदूषण उत्पन्न करने वाली गैस है। सामान्य स्थितियों में वातावरण में प्रदूषण करने वाली गैस है। तो सामान्य स्थितियों में वातावरण में प्रदूषण उत्पन्न करने वाली गैस है कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड एक प्रमुख प्राथमिक वायु प्रदूषक है जो कि रंगहीन तथा अति विषैली होती है। इसकी 90% मात्रा प्राकृतिक स्रोतों तथा शेष 10% ईंधन पदार्थों, मुख्यतः कोयला के जलने, स्वचालित वाहनों इत्यादि से वातावरण में मिलती रहती है। कार्बन मोनोऑक्साइड उत्सर्जन का 50% ऑटोमोबाइल से निकलता है। यह सिगरेट के धुएं में भी उपस्थित रहती है। कार्बन मोनोऑक्साइड वायुमंडल में कम समय के लिए रहती है तथा इसका ऑक्सीकरण कार्बन डाइऑक्साइड में हो जाता है। इस गैस का सर्वाधिक उत्पादन परिवहन से होता है। ठीक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक द्वितीयक प्रदूषण नहीं है? निम्नलिखित में से कौन एक द्वितीय प्रदूषक नहीं है? तो द्वितीय प्रदूषण, जो प्राथमिक प्रदूषण है, द्वितीय प्रदूषण, कौन एक द्वितीय नहीं है? तो द्वितीय में जो द्वितीयक नहीं है, द्वितीयक नहीं है में आपका सल्फर डाइऑक्साइड जो है ये द्वितीयक प्रदूषक नहीं है। अन्य सभी जितने हैं वो द्वितीयक प्रदूषक हैं। द्वितीयक प्रदूषक सल्फर डाइऑक्साइड नहीं है। अन्य सभी जितने भी आपको दिख रहे हैं, वो स्मॉग हो, ओजोन हो, पैन हो, ये सभी द्वितीयक प्रदूषक हैं। अब प्रदूषकों में जो कि प्राकृतिक रूप से जो प्रदूषक बनते हैं वो प्राथमिक प्रदूषक कहलाते हैं। जो प्रदूषक स्रोत से सीधे वायु में मिलते हैं वो प्राथमिक प्रदूषक हैं। जैसे प्राथमिक में कौन कौन है? प्राथमिक प्रदूषक में जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, ये सब प्राथमिक प्रदूषक हैं। जबकि ऐसे प्रदूषक जो प्राथमिक वायु प्रदूषकों तथा साधारण वातावरणीय पदार्थों की क्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न होते हैं। अब प्राथमिक स्रोत और वातावरण की क्रिया के फलस्वरूप जो उत्पाद बनता है वो द्वितीयक प्रदूषक है। तो द्वितीयक प्रदूषक में कौन कौन है? उसमें O3 है, ओजोन है, पैराक्सिल एसिटिल नाइट्रेट है, पैन है, ये सब द्वितीयक प्रदूषक हैं। ओजोन, पैराक्सिल एसिटिल नाइट्रेट, स्मॉग ये सब द्वितीयक प्रदूषक हैं। ठीक। अगला प्रश्न है, अधूरे प्रज्वलन के कारण मोटर कार एवं सिगरेट से निकलने वाली रंगहीन गैस है। अधूरे प्रज्वलन के कारण मोटर कार और सिगरेट से निकलने वाली रंगहीन गैस है। तो मोटर कार और सिगरेट से निकलने वाली जो रंगहीन गैस है वो है कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड अधूरे प्रज्वलन के कारण मोटर कार तथा सिगरेट से निकलने वाली रंगहीन गैस कार्बन मोनोऑक्साइड है। यह रक्त के हीमोग्लोबिन के साथ क्रिया करके एक अस्थायी यौगिक बना लेती है, जिससे हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को ऊतकों तक नहीं पहुंच पाता। वो ऑक्सीजन वहाँ तक हीमोग्लोबिन तक नहीं पहुंच पाते और यह मानव स्वास्थ्य के लिए अत्यंत हानिकारक है। यह रक्त के ऑक्सीजन वहन करने की क्षमता को कम कर देता है। रक्त वहन करने की ऑक्सीजन की क्षमता को कम कर देता है। और सिगरेट में भी ये मिलता है। सिगरेट से कई गैसें निकलती हैं, कई चीज़ें निकलती हैं। सिगरेट के धुएं से क्या क्या निकलता है?
तो सिगरेट के धुएं से एक तो कार्बन मोनोऑक्साइड, बेंजीन, हाइड्रोजन साइनाइड, फॉर्मेल्डिहाइड, एक्रोलीन, ये सब थोड़ी मात्रा में निकोटीन भी, और ये सब गैसें जो हैं वो कैंसर के कारक बनती हैं, ब्रोंकाइटिस के कारण बनती हैं, अस्थमा के कारण बनती हैं, गले में जलन, आँख नाक में जलन का कारण बनती हैं। ठीक। अगला, मोटर वाहनों से निकलने वाले निम्न में से कौन सी एक मुख्य प्रदूषक गैस है? मोटर वाहनों से निकलने वाले निम्न में से कौन सी एक प्रदूषक गैस है? तो मोटर वाहन से निकलने वाली भी जो प्रदूषक गैस है वो है कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड मोटर वाहन से निकलने वाली एक प्रमुख प्रदूषक गैस है। कार्बन मोनोऑक्साइड भी मोटर वाहनों से निकलने वाली एक प्रमुख प्रदूषक गैस है, जो कि रक्त में हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर एक अस्थायी यौगिक बना लेती है और ऑक्सीजन के प्रवाह को, रक्त में ऑक्सीजन के प्रवाह को बाधित कर देती है, जिससे मृत्यु की अवस्था भी आ जाती है। वाहनों में पेट्रोल के जलने से निम्न धातु वायु को प्रदूषित करती है। वाहनों में पेट्रोल के जलने से निम्न धातु वायु को प्रदूषित करती है। तो वायु को प्रदूषित कौन सी धातु करती है वाहनों में पेट्रोल के जलने से? तो वाहनों में पेट्रोल के जलने से जो धातु जो प्रदूषित करती है उसमें आपका लेड जो है, पीवी लेड सबसे प्रमुख धातु है, जो कि वाहनों में पेट्रोल के जलने से निकलती है। हालांकि अब इस पर नियंत्रण स्थापित कर लिया गया है। वाहनों में पेट्रोल के जलने से लेड धातु उत्सर्जित होती है, जो वायु को प्रदूषित करती है। लेड को इंजन में नॉकिंग रोकने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। इंजन में नॉकिंग रोकने के लिए लेड का प्रयोग किया जाता है, लेकिन अब परिशोधनशाला तकनीक में उन्नयन के कारण पेट्रोल में लेड डालने की आवश्यकता समाप्त हो चुकी है। लेड से नुकसान क्या होता है कि यह बच्चों में मस्तिष्क के विकास में बाधा पहुंचाती है और उनके IQ को घटाती है। वयस्कों में हृदय व श्वसन संबंधी रोग को उत्पन्न करती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक वायु प्रदूषक गैस है जो जीवाश्म ईंधन के ज्वलन स्वरूप उत्पन्न होती है? कौन एक वायु प्रदूषक गैस है जो जीवाश्म ईंधन के ज्वलन स्वरूप उत्पन्न होती है? तो जीवाश्म ईंधन के ज्वलन स्वरूप जो उत्पन्न होती है वो है सल्फर डाइऑक्साइड। वो है सल्फर डाइऑक्साइड। यह गैस जो है जीवाश्म ईंधनों यानी पेट्रोल, डीजल आदि के जलने से उत्पन्न होती है। अगला प्रश्न है, फ्लाई ऐश एक प्रदूषक दहन उत्पाद है जो किसके ज्वलन से उत्पन्न होता है? फ्लाई ऐश एक प्रदूषक दहन उत्पाद है। फ्लाई ऐश कोल के दहन से उत्पन्न होता है। कोल के दहन से उत्पन्न होता है और कोल के दहन से उत्पन्न होने वाला प्रदूषक है। इसमें सूक्ष्म कण उपस्थित होते हैं जो धुएं के साथ हवा में तैरते रहते हैं। कोयला आधारित ताप विद्युत घरों से उत्पन्न होने वाले इस सूक्ष्म पाउडर एक पाउडर रूप में होता है। सूक्ष्म पाउडर से जीवों में श्वसन संबंधी रोग होते हैं। यह पौधों की पत्तियों पर जमा होकर प्रकाश संश्लेषण को बाधित करता है। इसके वायु में मिलने से रोकने के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक अवक्षेपक या अन्य कण निस्यंदन उपकरणों का प्रयोग किया जाता है। ये वायु में न जा पाए और फैक्ट्रियों के जो चिमनियाँ हैं वहीं इनको रोक लिया जाए। ठीक। अब फ्लाई ऐश से विभिन्न प्रकार के चीज़ें बनती भी हैं। फ्लाई ऐश के कुछ लाभ भी हैं और कुछ हानियाँ भी हैं। फ्लाई ऐश से ईंटें बनाई जाती हैं। फ्लाई ऐश जो बचता है उससे ईंटें बनाई जाती हैं। और फ्लाई ऐश में पाए जाने वाला सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ है, जो प्रमुख रूप से पाया जाता है, उसमें सिलिकॉन डाइऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड,
कैल्शियम ऑक्साइड, ये सब फ्लाई ऐश में पाए जाते हैं। तो फ्लाई ऐश में क्या क्या पाए जाते हैं? फ्लाई ऐश में पाया जाता है सिलिकॉन डाइऑक्साइड, एल्युमिनियम डाइऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, ये सब सिलिकॉन में फ्लाई ऐश में पाए जाते हैं। फ्लाई ऐश का उपयोग ईंटों के उत्पादन में तथा कंक्रीट उत्पादन में पोर्टलैंड सीमेंट के स्थानापन्न के रूप में किया जाता है। यह सूक्ष्म पाउडर है, वायु के साथ दूर तक यात्रा करता है और इसमें जो हानिकारक तत्व हैं वो है सीसा, आर्सेनिक, कॉपर जैसे जहरीले भारी धातु कण। यानी इसमें जो हानिकारक तत्व हैं उसमें है सीसा, आर्सेनिक, कॉपर जैसे भारी तत्व इसमें पाए जाते हैं जो कि श्वास संबंधी रोग उत्पन्न करते हैं। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा एक वायु प्रदूषक के जैविक सूचक का कार्य करता है? तो जैविक सूचक का कार्य जो है वो लाइकेन करता है। लाइकेन वायु प्रदूषण के जैविक सूचक का कार्य करता है और यह जो है लाइकेन जैविक सूचक के रूप में किस प्रकार से कार्य करता है? क्योंकि वायु प्रदूषण का सबसे अधिक और सबसे पहले प्रभाव इसी लाइकेन पे पड़ता है। लाइकेन जो कार्य करता है, लाइकेन करता क्या है? लाइकेन पौधों पर आश्रित होता है और ये पौधों पर एक तरह से पलटा बढ़ता है। तो लाइकेन से संबंधित कुछ चीज़ें हम लोग देख लें, क्योंकि लाइकेन से बार बार प्रश्न बनते हैं। तो लाइकेन पेड़ों की छालों पर उगे होते हैं। लाइकेन का निर्माण शैवाल और कवक के सहजीवी संबंध द्वारा होता है। तो शैवाल और कवक का सहजीवी संबंध ये लाइकेन है। नाइट्रेट जीवाणु नाइट्राइट को नाइट्रेट में परिवर्तित कर देते हैं। इससे पौधे जड़ों द्वारा खाद के रूप में ग्रहण करते हैं। इसके बदले पौधे इन जीवाणुओं को भोजन एवं रहने के लिए स्थान देते हैं। पौधे इनको स्थान देते हैं और पौधों को भोजन उपलब्ध कराते हैं। इस प्रकार इस सजीवता का प्रभाव पौधे एवं वातावरण पर पड़ता है। वायु प्रदूषण का सबसे अधिक प्रभाव लाइकेन पर पड़ता है, क्योंकि ये बड़े संवेदनशील होते हैं, इसलिए ये जैविक सूचक के रूप में कार्य करते हैं। इंडोर वायु प्रदूषण का सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रदूषक है। इंडोर वायु प्रदूषण का सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रदूषक है। तो इसमें रेडान जो है इंडोर वायु प्रदूषण का सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रदूषक है। इंडोर वायु प्रदूषण में रेडान जो है ये रंगहीन, गंधहीन, रेडियो एक्टिव अक्रिय गैस है। रेडान गैस रेडियम से उत्सर्जित होता है। रेडान गैस से फेफड़ों का कैंसर होने की संभावना होती है। घरेलू गतिविधियों के कारण उत्पन्न होने वाले वायु प्रदूषण को घरेलू वायु प्रदूषण कहा जाता है। तो इंडोर वायु प्रदूषण यानी घरेलू वायु प्रदूषण, घरेलू गतिविधियों के कारण जो प्रदूषण उत्पन्न होता है उसे इंडोर वायु प्रदूषण कहा जाता है। और यह जो है रेडान से मुख्य रूप से उत्पन्न होता है। और रेडान जो है एक रंगहीन, गंधहीन, रेडियो एक्टिव अक्रिय गैस है। रेडान एक रंगहीन, गंधहीन और रेडियो एक्टिव अक्रिय गैस है और घरेलू गतिविधियों से यह उत्पन्न होती है। ठीक, मिद्रा से प्राकृतिक रूप से निकलती है। शहरों में वातायन की कमी के कारण घरों में इकट्ठा होकर यह गैस फेफड़ों के कैंसर को जन्म देती है। शहरों में वातायन की अनुपस्थिति के कारण यह घरों में इकट्ठा होकर फेफड़ा संबंधी रोगों को
जन्म देती है, विशेषकर फेफड़े के कैंसर को जन्म देती है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा एक वायु प्रदूषण की रोकथाम की एक यंत्रीय विधि नहीं है? अब वायु प्रदूषण की रोकथाम के उपाय भी किए गए हैं कि जो भी गैसें वायु में मिल रही हैं या जो भी कण वायु में मिल रहे हैं उन्हें कैसे रोका जाए। तो उन्हें रोकने के लिए जो चीज़ें बनी हैं, जैसे वैग फिल्टर बना है, साइक्लोन सेपरेटर है, साइक्लोन कलेक्टर है, वेट स्क्रबर है, तो ये सारे यंत्रीय विधियां हैं जो वायु प्रदूषण की रोकथाम के लिए प्रयोग में लाई जाती हैं। इसमें साइक्लोन डिवाइडर नहीं है। बैग फिल्टर, साइक्लोन कलेक्टर, साइक्लोन सेपरेटर, वेट स्क्रबर, ये सब यंत्रीय विधियां हैं। दरअसल 50 माइक्रोमीटर के कम व्यास वाले कणकीय पदार्थों को पृथक करने के लिए बैग फिल्टर का प्रयोग किया जाता है। जो कंपनियां हैं, जो कारखानों की चिमनियां हैं, उससे जो निश्चित धुएं और कालिख के साथ मिश्रित कणकीय पदार्थ जो हैं उनको अलग करने के लिए 50 माइक्रोमीटर से कम व्यास वाले कणकीय पदार्थों को पृथक करने के लिए बैग फिल्टर का प्रयोग किया जाता है, जबकि 50 माइक्रोमीटर से बड़े आकार वाले कणकीय पदार्थों को फिल्टर करने के लिए साइक्लोन सेपरेटर या साइक्लोन कलेक्टर तथा वेट स्क्रबर नामक उपकरणों का प्रयोग किया जाता है। अब ये साइक्लोन सेपरेटर में धुएं का साइक्लोन या चक्रवात की तरह मंथन किया जाता है, जिसके फलस्वरूप ठोस कणकीय पदार्थ भारी होने के कारण नीचे आ जाते हैं और कणकीय पदार्थों से मुक्त गैस सिलेंडर के ऊपरी भाग में लगे हुए निकास से वायुमंडल में विसर्जित हो जाती है। इस प्रकार वायु प्रदूषण की रोकथाम में साइक्लोन सेपरेटर का प्रयोग किया जाता है। ठीक। अगला, वायु गुणवत्ता सूचकांक कितने प्रदूषकों के आधार पर बनाया जाता है? तो जो वायु गुणवत्ता सूचकांक है उसमें कितने चीज़ों को ध्यान में रखा जाता है? तो वायु गुणवत्ता सूचकांक में 8 चीज़ों को ध्यान में रखा जाता है और इसमें 8 चीज़ों को ध्यान में रखा जाता है। पहला तो 10 माइक्रोमीटर आकार के 10 माइक्रोमीटर से अधिक आकार के कणकीय युक्त पदार्थ। दूसरा 2.5 माइक्रोमीटर से अधिक आकार के कणकीय युक्त पदार्थ जिसे PM10, PM2.5 बोला जाता है। नाइट्रोजन ऑक्साइड, डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ओजोन, सल्फर डाइऑक्साइड, अमोनिया, लेड, इतनी चीज़ों के आधार पर वायु गुणवत्ता सूचकांक तैयार किया जाता है। PM10, PM2.5 जो ये कणकीय तत्व हैं, जो पार्टिकुलर मैटर है जो कि 10 माइक्रोमीटर से अधिक के हैं और पार्टिकुलर मैटर जो 2.5 माइक्रोमीटर से आकार में अधिक के हैं। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ओजोन, सल्फर डाइऑक्साइड, अमोनिया और लेड। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है। ठीक। तो अगर पूछा जाए कि वायु गुणवत्ता सूचकांक में निम्न में से कौन आधार नहीं बनाया जाता, तो कार्बन डाइऑक्साइड एक विकल्प हो सकता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया? राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया? तो राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम को 2019 में प्रारंभ किया गया। 2019 में प्रारंभ किया गया। केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम शुरू किया गया। ठीक। अगला प्रश्न है, वायु प्रदूषण निवारण नियंत्रण अधिनियम कब बना? वायु प्रदूषण निवारण नियंत्रण अधिनियम कब बना? तो यह अधिनियम जो है 1981 में बना। 1981 में बना। जून 1972 में स्टॉकहोम में मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन का आयोजन हुआ और उसी के मद्देनजर वायु प्रदूषण नियंत्रण और रोक अधिनियम 1981 में बनाया गया।
अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी है। अम्ल वर्षा के लिए कौन सा उत्तरदायी है? तो अम्ल वर्षा के लिए नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी है। उद्योगों एवं यातायात के उपकरणों से निश्चित नाइट्रस ऑक्साइड तथा सल्फर डाइऑक्साइड जैसी गैसें वायुमंडल में स्थित जलवाष्प से प्रतिक्रिया करके सल्फ्यूरिक तथा नाइट्रिक अम्ल बनाते हैं। ये सल्फ्यूरिक तथा नाइट्रिक अम्ल बनाते हैं और ओस अथवा वर्षा की बूंदों के रूप में पृथ्वी पर गिरने लगते हैं। यही अम्ल वर्षा है। ये सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड जैसी गैसें वायुमंडल में जलवाष्प से क्रिया करके सल्फ्यूरिक तथा नाइट्रिक अम्ल बनाती हैं और ये ओस अथवा वर्षा की बूंदों के रूप में पृथ्वी पर गिरने लगती हैं। इसे ही अम्ल वर्षा कहा जाता है, जो पृथ्वी के समस्त प्राणियों के लिए काफी घातक सिद्ध होती हैं। यह वर्षा नॉर्वे यानी स्कैंडिनेवियाई देशों, खाड़ी देशों में अक्सर देखने को मिलती है। तो सर्वाधिक अम्लीय वर्षा नॉर्वे में देखने को मिलती है। अगला प्रश्न, स्वच्छ वायु प्रदूषण 2024 में श्रेणी 1 के शहरों में पहली रैंक किस शहर का है? स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2024, यह जो स्वच्छ वायु सर्वेक्षण है 2019 में केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम शुरू किया गया। 2019 में केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम, अभी एक क्वेश्चन था, राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम शुरू किया गया और यह जो है कार्यक्रम देश के 30 शहरों 130 शहरों को कवर करता है। वायु गुणवत्ता में सुधार है तो 130 शहरों को लक्षित किया गया है और इसी के संदर्भ में यह सर्वेक्षण जारी किया जाता है। तो इस वर्ष का जो सर्वेक्षण जारी किया गया, यह अंतर्राष्ट्रीय वायु के स्वच्छ वायु के अंतर्राष्ट्रीय दिवस यानी 7 सितंबर 2024 को 7 सितंबर 2024 को यह सर्वेक्षण जारी किया गया। 7 सितंबर जो है यह स्वच्छ वायु का अंतर्राष्ट्रीय दिवस है और इसका जो थीम था वो नीले आकाश के लिए स्वच्छ वायु के अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर यह जारी किया गया। इसमें 3 श्रेणियां, शहरों की 130 शहरों में 3 श्रेणियां बनाई गई हैं। एक श्रेणी 1 के जो बड़े शहर हैं, फिर उससे छोटे जो शहर हैं श्रेणी 2 के शहर हैं, फिर उससे छोटे जो शहर हैं श्रेणी 3 के शहर हैं। तो इसमें पूछा जा रहा है श्रेणी 1 के शहरों में पहली रैंक किस शहर का है? तो श्रेणी 1 के शहर में पहली रैंक सूरत का है। श्रेणी 1 में पहला सूरत है, दूसरा जबलपुर है और तीसरा आगरा है। दूसरा जबलपुर, तीसरा आगरा। श्रेणी 1 के शहर में, श्रेणी 1 के शहर में पहला सूरत, दूसरा जबलपुर, तीसरा आगरा। श्रेणी 2 के शहर में, जो श्रेणी 2 है, तो श्रेणी 2 में पहला स्थान जो है वो फिरोजाबाद का है, उत्तर प्रदेश का फिरोजाबाद। श्रेणी 2 में पहला स्थान फिरोजाबाद का है। वैसे ही श्रेणी 3 में भी उत्तर प्रदेश का ही एक शहर है जिसका पहला स्थान है, वो है रायबरेली। रायबरेली इसका पहला स्थान है श्रेणी 3 के शहरों में। ठीक, तो वायु प्रदूषण